सारी बस भाई होंडा की दिख रही है, यहाँ पे जापानीज प्रोडक्ट नहीं दिख रहे हैं भाई पूरी बस के अंदर मैं अकेला बंदा हूँ। एयरपोर्ट से बस लेके आया हूँ जिसके लिए मैंने पे किए थे 1100 से 1200 रुपये, लेकिन अगर मैं मेट्रो से आता तो 200 या 300 रुपये में पहुँच जाता। यहाँ पे ड्राई फिश का कुछ ज़्यादा ही चलन लग रहा है यार, हर कोई ड्राई फिश खा रहा है। गुड इवनिंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई सीरीज़ और एक और नई वीडियो के अंदर। अभी जो आप पीछे माहौल देख रहे हो ये पूरा माहौल है हांगकांग का। ये भाई अभी मैं हांगकांग के एयरपोर्ट के ऊपर जा रहा हूँ और सारी बातें आपको मैं ढंग से वहाँ पे जाके समझाऊंगा। ये भाई मैं जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस थी वहाँ से हांगकांग सिटी से लेके अब हांगकांग का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे पहुँच गया हूँ। और अब यहाँ से भाई डिपार्चर चेक इन देखना है मुझे। मेरी फ़्लाइट है सियोल की। सियोल का कितने बजे का मेरी फ़्लाइट है यार? अभी काफ़ी देर बाद है, अभी उसकी इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है। और जैसे ही ट्रेन से बाहर निकले यहाँ आते ही मेरे को ये दिख गया। तो ये वाली मेरी एयरलाइन है टी वे, और टी वे मुझे टिकट मिलेगी T1 काउंटर से विद G नंबर आयल पे, T1 टर्मिनल T1। अरे देखिए इंडिगो जाती है यहाँ से, इंडिगो। और अपनी कौन सी इंडियन एयरलाइन यहाँ पे? एयर चाइना नहीं है, एयर इंडिया है क्या? एयर इंडिया नहीं दिख रही इसके अंदर, और तो कोई नहीं होगी। इंडियन एयर, विस्तारा भी है शायद, हाँ विस्तारा ये रही। अपनी 2 इंडियन एयरलाइन है इसके अंदर। एयर इंडिया क्यों नहीं यार? अभी तक एयर इंडिया तो आना चाहिए था। मे बी क्या पता एयर इंडिया यहाँ पे फ्लाई नहीं करती हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब जाते हैं भाई, कौन से पे जाना है मुझे? टी वे G नंबर काउंटर पे, जहाँ से मुझे अपनी फ़्लाइट का चेक इन वाला एरिया मिलेगा। भाई एशिया के अंदर जो हांगकांग एयरपोर्ट है वो वन ऑफ द बिजिएस्ट माना जाता है। सिंगापुर के बाद शायद ट्रांजिट हब में बहुत बड़ा एयरपोर्ट है हांगकांग SAR, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हांगकांग वैसे है तो चाइना का ही पार्ट। हांगकांग की भी एक अलग हिस्ट्री है, ये ब्रिटिशर्स के अंदर था, लेकिन 1997 में ब्रिटिशर्स ने इसे चाइना को हैंड ओवर कर दिया था। और इसका एक कूलिंग ऑफ पीरियड है। ब्रिटिशर्स ने बोला था कि भाई 50 साल बाद 1997 से 50 साल बाद हांगकांग ढंग से चाइना के अंडर आएगा। तो ये 50 साल का जो टाइम है ये कूलिंग पीरियड है, और इसी बीच धीरे धीरे हांगकांग ट्रांसफ़र होगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। तो ये हो गया G काउंटर जहाँ पे मुझे चेक इन करना है। एयरपोर्ट मस्त लग रहा है भाई। मेरी फ़्लाइट है सियोल की और मेरी फ़्लाइट हो गई है डिले। हाँ TW 2:40 की फ़्लाइट थी, डिले करके 3:15 कर दिया। भाई चेक इन हो गया। चेक इन में जितना मुझे डर लग रहा था ना उतना ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरा चेक इन गेट है 45 के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। आई थिंक मुझे ट्रेन व्रेन लेनी पड़ेगी शायद। तो भाई ये जो सामने एयर देख रहे हो ये हमारी फ़्लाइट है जो अभी लैंड हुई। इसमें से लोग उतरने लग गए हैं और थोड़ी देर में जो हमारी बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं अभी हूँ हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, और हांगकांग में पहुँचा था कल सुबह। दिल्ली से फ़्लाइट लेके आया था, और भाई जो मेरी पुरानी ट्रिप थी वो थी चाइना की। चाइना से फ्री होते ही मैं वापस दिल्ली चला गया था। बीच में काफ़ी चीज़ें हो गई यार। सबसे पहले तो मैंने मेरा जो US वीज़ा वो मैंने अप्लाई किया। US वीज़ा मैंने अप्लाई किया था कोलालमपुर से, और इसमें अपने एक भाई हैं जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, लेकिन उन भाई से मिल नहीं पाया। बात क्या, उन भाई को मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया क्योंकि सारी चीज़ें इतनी जल्दी में हो गई थी। बेसिकली जो मेरा पहला कोलालमपुर के अंदर US वीज़ा की जो मुझे अपॉइंटमेंट ली थी वो थी नवंबर की, लेकिन मैं जब चाइना में था, जब मैं डेट चेक कर रहा था, और एक दिन सडनली भाई मुझे अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी की मिल गई। बीच में मेरी फ़्लाइट्स भी आगे पीछे की बुक हो रखी थी, और वो फ़्लाइट्स के कारण मुझे जल्दी से कोलालमपुर पहुँचना पड़ा। और अच्छी बात क्या है कि पहले ही दिन मुझे मेरा वीज़ा मिल गया, और अगले दिन सुबह सुबह मेरे हाथ में पासपोर्ट भी आ गया। तो जो मेरा US वीज़ा था वो मैंने लिया कोलालमपुर से, और भाई बहुत ईजिली प्रोसेस हो गया। इससे पहले मैंने एक बार ट्राई किया था US वीज़ा लेने की श्रीलंका में, लेकिन उस टाइम पर जब मुझे अपॉइंटमेंट मिली उस टाइम मैं अपॉइंटमेंट में जा नहीं पाया था। तो भाई फर्स्ट ट्राई में मुझे अपना US वीज़ा मिल गया। मेरे लिए एक बड़ी बात है। कई बार लोगों के बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आते हैं। मेरे पास शेंगेन में 2 रिजेक्शन से, उसके बाद मुझे शेंगेन वीज़ा मिला था, लेकिन US वीज़ा मुझे पहली बार में मिल गया। 5 मिनट का भी इंटरव्यू नहीं था। तो उसके बाद मैं वापस इंडिया पहुँचता हूँ। इंडिया पहुँचने के बाद मेरा प्लान था त्रिपुरा में घूमने का, लेकिन त्रिपुरा में भाई अभी आपको पता है कि अपनी इंडिया की जो प्यारी सी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में बहुत बुरी हालत हो रखी है बाढ़ के कारण। आई होप अगर आप में से कोई भी लोग त्रिपुरा से हैं तो उनकी फैमिली सेफ़ होंगी। जब मैं त्रिपुरा पहुंचा था वहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी, तो मुझे वापस त्रिपुरा से आना पड़ा। और फिर मेरा प्लान बनता है, अब मैं ट्रैवल करने वाला हूँ लगभग आगे 7 से 8 कंट्रीज़। पहले मेरा हांगकांग के अंदर भी प्लान था, लेकिन मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई थी, और हांगकांग में मैं दूसरा ट्रांजिट कर रहा था। तो मान लो एक दिन था मेरे पास, एक दिन भी मैं हॉस्टल में सोता हुआ ही रह गया। मैं छोड़ो यार, कोई नहीं, अगली बार जब आएंगे ना तब हांगकांग को ढंग से देखेंगे। तो अभी ये मान लो कल सुबह
पहुंचा था मैं सुबह सुबह ही, उसके बाद पूरे दिन सोता रह गया और आज रात को 2 बजे मेरी फ़्लाइट है। तो हांगकांग में मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, हॉस्टल के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। तो वापस अब मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ और अब भाई मैं फ्लाई कर रहा हूँ हांगकांग से सियोल, द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में मैं अगले 10 से 12 दिन रुकने वाला हूँ। वहाँ से फिर मैं फ़्लाइट लेके करूँगा डैलस, जो यूएसए का एक टेक्सास की राजधानी है वहाँ पर, और डैलस के बाद मैं अगले दिन वहाँ से फ्लाई कर जाऊँगा पनामा, और पनामा से भाई मैं फिर पूरा सेंट्रल अमेरिका क्रॉस करते हुए वापस मैं यूएसए में पहुँचने वाला हूँ। तो बेसिकली अगली जो कुछ सीरीज़ है ये भाई मेरे लिए भी एकदम नया कॉन्टिनेंट होने वाला, नया एरिया। आज तक मैं भाई इस अमेरिका वाले एरिया में आया नहीं था और ये सबसे खतरनाक रूट माना जाता है। इस रूट को अपने परमवीर ने किया है और कुछ दिन पहले नवंकुर ने भी किया था, लेकिन शायद दोनों ने ना ये वाला रूट ऊपर से नीचे किया था, मतलब कि यूएसए से स्टार्ट करके फिर वो नीचे आ रहे थे। और मैं भाई थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में ध्यान दिया नहीं और गलती से मैंने फ़्लाइट पनामा की करा ली थी, और इसी कारण से अब जो मेरा रूट है ना वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ये वाला जो रूट है वो डंकी वाले लोग फॉलो करते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पनामा से यूएस की तरफ। तो डंकी वाले जो बंदे होते हैं भाई, जो यूएस के अंदर इलीगली एंटर करते हैं, और पहले मुझे लग रहा था कि यार इलीगली एंटर करने में अपने जो साउथ एशियंस है ना भाई, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी आ गए हैं। लेकिन जब मैं चाइना के अंदर ट्रैवल कर रहा था तब मुझे पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा चीनी भी इसी रूट से ऊपर ट्रैवल करते हैं। भाई जितना क्रेज़ हमारे अंदर है ना उतना ही क्रेज़ चीनियों के अंदर भी है। चाहे चीन में डेवलपमेंट काफ़ी हो गया हो, लेकिन फिर भी काफ़ी जो चाइनीज़ लोग हैं ना वो चाइनीज़ रिजीम को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, और वो रीज़न आपको भी पता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं कई बार। अरे काफ़ी लोग यार मुझे ब्लेम कर रहे थे चाइनीज़ वाली वीडियोस में कि भाई आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट से पैसा ले रखा है। भाई पैसे लेके क्या करूँगा मैं? अगर किसी कंट्री की अच्छी बात है तो बतानी चाहिए ना, क्योंकि देखो हमारी कंट्री में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं कुछ चीज़ों में, और वो जब तक हम बात नहीं करेंगे वो चीज़ें दूर नहीं होंगी। और मैं सच में चाहता हूँ कि यार अपनी कंट्री के पास भी, जैसा चाइना, खास करके मुझे चाइना की सबसे मस्त बात जो लगती है ना वो चाइना की रेलवे है यार, उसको देख के मैं फ़ैन हो गया हूँ उनका। तो वो मैं सच में चाहता हूँ कि यार अपनी इंडिया की भी जो रेलवे है वो चाइना जैसी बन पाए, क्योंकि जो उन्होंने कमाल कर दिया ना रेलवे में वो हमें करना चाहिए था, लेकिन हम बहुत पीछे रह गए हैं। चलो कोई बात नहीं, आई होप अब धीरे धीरे अपनी इंडिया की जो रेलवे है वो ठीक हो जाए। और भाई जो बोर्डिंग है वो मेरी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। तो ये भाई मेरा रूट होने वाला है। मैं पनामा जाऊँगा, पनामा से फिर पूरा मैक्सिको, ये 1.5 से 2 महीने में ट्रैवल करने वाला हूँ, और बाकी साउथ कोरिया के अंदर मैं 12 दिन रहने वाला हूँ। आज 3 से 4 घंटे बाद मैं हांगकांग से फिर वहाँ पर सियोल। क्या हो गया ये धुआं कैसे आ रखा है? क्या फ्लाइट में आग लग गई क्या? अरे नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मुझे लगा फ्लाइट के अंदर आग लग गई। हाँ, तो साउथ कोरिया के अंदर मैं 10 से 12 दिन रहने वाला हूँ, और साउथ कोरिया के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो आप साउथ कोरिया से ट्रांजिट कर सकते हो। 30 दिन का आपका ट्रांजिट वीज़ा मिलता है, और उसी ट्रांजिट वीज़ा का मैं फ़ायदा उठाने वाला हूँ। मैं हांगकांग के एयरपोर्ट पर थोड़ा जल्दी पहुँच गया था, क्योंकि इसमें ना थोड़े डॉक्यूमेंट चेक करने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। ये शुभम ने मुझे बताया था कि एयरपोर्ट थोड़ा टाइम से पहुँच जाना, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट उन्होंने बहुत जल्दी चेक कर लिए, तो कोई ऐसा बड़ा पंगा नहीं हुआ था। उन्होंने बस जो साउथ कोरिया का इमिग्रेशन वहाँ कॉल करके पूछा था कि भाई ऐसे आपका एक बंदा आ रहा है और ये यूएस फ्लाइट करेगा। और हाँ, मैंने अपनी जो यूएस की फ़्लाइट थी वो दिखाई थी, और उसके बाद जो यूएस से मेरी पनामा की फ़्लाइट थी वो भी दिखा दी थी। उसके बाद बंदे बोलते हैं ठीक है यार, यू आर ओके टू बोर्ड। बाकी इन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, ना होटल बुकिंग्स मांगी और ना कुछ और। तो याद रखना, अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो आप साउथ कोरिया के अंदर ट्रांजिट करके यूएस जा सकते हो, और उस बेसिस पे आप साउथ कोरिया के अंदर 30 दिन तक ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपके नॉट जस्ट यूएस वीज़ा, अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है और अगर आपके पास न्यूजीलैंड का भी वीज़ा है तो उन वीज़ाज़ के ऊपर भी आप साउथ कोरिया से ट्रांजिट कर सकते हो। लेकिन ट्रांजिट करते टाइम आप एंट्री के टाइम तो आप कहीं से भी आ सकते हो। एंट्री के टाइम आपके पास भाई इंडिया आपको 3 दिन पहले ही छोड़ा होना चाहिए। विदिन 3 इंडिया, जैसे आज आपने छोड़ा तो जैसे आज आपने छोड़ा ना 3 दिन के अंदर अंदर आपको साउथ कोरिया के अंदर एंट्री लेनी है, और जैसे आप एंट्री ले लोगे फिर 30 दिन बाद आपको डायरेक्ट साउथ कोरिया से उस कंट्री की फ़्लाइट बुक करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ कोरिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो बीच में आप लेओवर नहीं ले सकते, आपको साउथ कोरिया से ऑस्ट्रेलिया ही पहुंचना पड़ेगा, तभी आप ट्रांजिट कर सकते हो, वरना आपका वो ट्रांजिट वैलिड नहीं रहेगा। ये है भाई हांगकांग का एयरपोर्ट बड़ा सही है, लेकिन अभी लगभग एयरपोर्ट बंद ही पड़ा है। यहाँ पे जो शॉप वॉप है, टाइम सुबह के 2:30 बजे हुए हैं। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है क्या? नहीं, अभी नहीं हुई है भाई। बोर्डिंग चालू हो तो गई है यार। हर एक बंदे का ना नाम लेके बुला रहे हैं, मेरे को ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा। ऐसे कौन बोर्डिंग करता है यार? TW118 डिपार्ट 3:10। माहौल तो पूरा बना रखा है भाई। आई थिंक मैं आखिरी बंदा होऊंगा बोर्ड करने वाला। अरे डिजिटल गेट्स हैं यहाँ पे भी बोर्डिंग के लिए। क्या बातें कर रहे हैं वहाँ पे?
रो 3 to 14 लास्ट बोर्डिंग। अभी जिस एयरलाइन से मैं फ्लाई कर रहा हूँ ना, ये कोरिया की कोई लोकल कैरियर है, टी वे एयरलाइंस। और इनका जो टिकट है ना वो थोड़ा फनी सही है। टिकट के साथ साथ इन्होंने है ना ये किस टाइप की ये चीज़ दी है, इसके ऊपर पूरे जो बैगेज के सिस्टम होते हैं। मैं बोर्डिंग पास तो आपको पूरा नहीं दिखा सकता, ये देखिए आप। और भाई इस फ्लाइट के अंदर है ना, मेरे को ज़्यादातर जो बंदे दिख रहे हैं वो एकदम यंगस्टर ही हैं, मतलब अपनी इसी एज ग्रुप के मान लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े होंगे 35 साल के, और यंग मान लो आप 17-18 से लेके 35। कोई भी मतलब कि ये जो 40 से ऊपर वाला कोई भी बंदा मुझे इस फ्लाइट में दिख नहीं रहा है। भाई आ गया हूँ मैं फ़्लाइट के अंदर, और सीट मुझे मिल गई थी एकदम विंग्स के ऊपर मिली है। और भाई एयरक्राफ्ट एकदम पुराना सही है। गंदी बात क्या है कि पीछे इमरजेंसी एग्जिट है तो ये सीट रिक्लाइन भी नहीं होगी, लेकिन ठीक है भाई, बहुत पुराना से एयरक्राफ्ट मिला है, आदम के ज़माने का। ये देखिए ये वाला सिस्टम है इसमें पूरे। मुझे हाँ भाई, अपने इंडिया में भी है ना आजकल इस टाइप के एयरक्राफ्ट नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप इंडिया से बाहर जाओगे ना तो कई कंट्रीज़ में मैंने बहुत पुराने ऐसे एयरक्राफ्ट देखे हैं। ये आई थिंक 737 है बोइंग का, लेकिन पुराने वाला मॉडल 737 मैक्स, वो 8 मैक्स नहीं जिसके एक्सीडेंट हुए थे, वो वाला नहीं। तो फ़्लाइट मेरी वैसे जो एक्चुअल टाइम था वो था 2:20 का, लेकिन डिले होके अब ये जो टाइम है भाई 3:30 तक मुझे लग रहा है जाने वाला है। गुड मॉर्निंग भाइयों। तो कोरिया के अंदर जो मेरी एंट्री है वो हो चुकी है। इमिग्रेशन पे भाई थोड़ी क्वेश्चनिंग ज़्यादा हुई और एक स्पेशल कमरे में ले जाके, ये होता ही है जितनी भी आप थोड़े जिन देशों की इकोनॉमिकल हालत ठीक है, जहाँ पे भी अपना इंडियन पासपोर्ट लैंड होता है भाई, वहाँ पे इस टाइप के पंगे करते ही करते हैं। और दूसरा मेरे साथ तो ये भी था कि मेरे पास कोरिया का वीज़ा नहीं था, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पर यूएस वीज़ा पे, तो इस कारण से जो पूछताछ थी वो थोड़ी और ज़्यादा लंबी खिंच गई। बाकी देख लीजिए, ये है भाई सियोल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी मैं यहाँ से जो कस्टम्स है वो क्लियर करके एग्जिट कर रहा हूँ, बाहर निकल गया हूँ। और सबसे वियर्ड बात, यहाँ से जो सिटी के अंदर जाने वाली जो सबवे है यानी मेट्रो है वो 10 बजे के बाद स्टार्ट होगी। अभी मेट्रो शो ही नहीं कर रही है गूगल मैप्स पे, वो दिखा रही है कि सबसे पहली मेट्रो 10:30 पे है और अभी 9:10 ही बजे है। तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ एक वो लेने का, अंग्रेज़ी कहाँ से आएगी, यस, परचेज टिकट। ओके, बस शायद यहीं पे मिलेगी भाई, और मेरी बस अब 6:20 की है, 6702। हाँ, तो जो मेट्रो है वो स्टार्ट हो रही है, सबसे पहली मेट्रो 11:15 बजे, 10:44 पे। इतनी लेट बहुत कम देखी है मैंने मेट्रो स्टार्ट होती हुई, लेकिन यहाँ पे सियोल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यही सीन है। मेट्रो की जगह है यहाँ पे जो बस है ना, इनकी बहुत अच्छी सर्विस है। तो अभी ये बस ही पकड़ के जा रहा हूँ। मेरी बस है 10:20 पर, ये मैंने अभी टिकट करवाई थी, अभी दिखाता हूँ आपको। और ये टिकट पड़ी है मुझे 18,000 वॉन की। ये मैंने जो अपना क्रेडिट कार्ड था उससे पेमेंट कर दी थी, तो सही है। और मुझे उतरना है नामसान ग्रैंड हयात सियोल, और उसी के पास में मेरा हॉस्टल पड़ता है। ये देखिए 10:20 का टाइम है और इस टिकट का प्राइस है 18,000 वॉन। 18,000 वॉन अपने इंडिया के 1100 या 1300 रुपये हो जाते हैं, जो कंपैरेटिवली एयरपोर्ट से बस के अंदर थोड़ा महंगा है, लेकिन भाई इन कंट्रीज़ में यही है। कल रात को जब मैं उधर हॉस्टल में मेरे हॉस्टल से हांगकांग के एयरपोर्ट के ऊपर आया, तो उसमें भी मेरे $70, ये मान लो 800 से 900 रुपये लग गए थे मेट्रो के अंदर। लेकिन भाई इतनी फास्ट मेट्रो मैंने नहीं देखी है, क्योंकि स्पेशली जो हांगकांग मेट्रो है उसमें एयरपोर्ट लाइन काफ़ी स्पीड, लाइक एयरपोर्ट एक्सप्रेस है, वो अच्छी खासी स्पीड पे चलती है। जैसे अपने दिल्ली में नहीं है, नई दिल्ली से T3 तक जो जाती है फास्ट लाइन, एकदम ऑलमोस्ट वैसे सी मान लो, लेकिन मेरे हिसाब से हांगकांग वाली उससे भी तेज़ थी। सारी बस भाई हुंडई की दिख रही हैं, यहाँ पे जैपनीज़ प्रोडक्ट नहीं दिख रहे हैं। बाकी जगह टोयोटा आपको दबा के दिखेगी, लेकिन यहाँ पे हुंडई के अलावा आपको गाड़ियाँ ही नहीं दिख रही हैं। उधर जो कार है वो भी सारी हुंडई की या किया की, और जो बस हैं ये सब या तो किया है या हुंडई हैं। बस ये देख लीजिए वो सामने वाली हुंडई। भाई इन कंट्रीज़ में जब आप जाओगे ना, खास करके चाइना, जापान और कोरिया, ये अपने जो लोकल ब्रांड है इनको लेके कुछ ज़्यादा ही वो है। चाइना में अभी उतना ज़्यादा लोकल ब्रांड को लेके हो नहीं रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि ईवी के मार्केट में फिर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डीजल और जो पेट्रोल वाली गाड़ी है ना, वो चाइनीज़ ब्रांड की अच्छी नहीं है। चाइनीज़ ब्रांड ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उतने अच्छे से वो क्रैक नहीं कर पाए हैं। इलेक्ट्रिक कार के मामले में भाई उन्होंने अच्छे वाला कोड क्रैक कर लिया है, और उनके पास अच्छी खासी डिमांड और सप्लाई चेन है। लेकिन पेट्रोल और डीजल में जो कोरियन और जापानीज़ कार मेकर्स हैं बहुत आगे पहुँच चुके हैं। अपनी कंट्री के ब्रांड को लेके कुछ ज़्यादा सीरियस भी हैं।
जैसे टोयोटा जापान के अंदर एक तरफा राज करता है, लेकिन ऐसे जापान के अंदर और भी गाड़ियाँ हैं। फिर आप सुजुकी ले लीजिए या फिर होंडा ले लीजिए, और सेम सीन वही यहाँ पे हुंडई के साथ है। हुंडई और सैमसंग ऐसा लगता है पूरे कोरिया को चलाते हैं भाई, और कोई कंपनी दिख ही नहीं रही है उधर। गाड़ियों में भी सारी हुंडई और किया बस। थैंक यू। 감사합니다। तो भाई इस बस के अंदर बैठ चुका हूँ। इस बस का नाम इन्होंने एयरपोर्ट लिमोजिन रखा हुआ है। बस की सीट काफ़ी कंफर्टेबल हैं, वाइड भी अच्छी खासी हैं, और भाई अरे अच्छी खासी रिक्लाइनिंग भी है। तो ठीक है, उतनी महंगी भी नहीं बोलूँगा भाई। कोरिया सस्ता देश तो है नहीं, तो कोरिया के अंदर चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, नॉट लाइक जापान, लेकिन कोरिया इज़ नॉट अ चीप कंट्री। और सबसे मस्त बात, वो जो मैंने थोड़े बहुत कोरियन ड्रामा देखे हैं अनु के साथ, उसमें वो थोड़ा थैंक यू बोलना सीख लिया था। भाई पूरी बस के अंदर मैं अकेला बंदा हूँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल सीन हो गया। भाई बस ने उतार दिया था मुझे, और एक गड़बड़ कर दी मैंने। एयरपोर्ट से अगर मैं वो मेट्रो लेके आता ना तो मेरे लिए सही रहता। कोरिया के अंदर गूगल मैप्स ढंग से काम नहीं करते हैं। यहाँ की लोकल ऐप्स हैं इनके पास जो अच्छे से काम करती हैं, और वो मैंने उस टाइम पे ध्यान दिया नहीं। मुझे लगा कि क्या पता यही एक रास्ता हो। नींद में बावड़ा हो रखा था मैं, और मुझे ध्यान देना चाहिए था। इतना बड़ा देश है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अच्छा है, तो मेट्रो तो सुबह चलती होगी। काश मैं एप्पल मैप्स के ऊपर चेक कर लेता, लेकिन अब कोई नहीं भाई। तो पहुंचने वाला हूं मैं हॉस्टल में, और ये देखिए भाई मेरे हॉस्टल की लोकेलिटी इस टाइप की है। अच्छा तो लग रहा है यार। भाई जस्ट अभी हॉस्टल से बाहर निकला हूँ, कपड़े चेंज किए क्योंकि उन कपड़ों में आ रही थी अजीब सा ही। हाथ मुंह धोए। अभी ज़्यादा मेरे पास टाइम तो है नहीं, वरना मैं शावर भी ले लेता, लेकिन मैं सोचा आज के दिन को ख़त्म करके नहाऊंगा। थोड़ी नींद भी आ रही थी तो थोड़ा मैं सोया भी हूँ। 1 बजे पहुँचा था और अभी टाइम हो रखा है 4 बजे, तो 3 घंटे ढंग से सो के अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। इस टाइप की लोकेलिटी में रुका हूँ आज। यहाँ पे थोड़ा सेकेंड हैंड टाइप का रिपेयरिंग का मार्केट लग रहा है मुझे, और उधर है मेरा हॉस्टल अर्बन आर्ट स्टे, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास ही है ये। बस आज मैंने गलती कर दी, मैंने थोड़ा ढंग से चेक नहीं किया। कोरिया के अंदर है ना गूगल मैप्स काम करते हैं, लेकिन उतने अच्छी तरीके से काम नहीं करते। यहाँ पे आपको 2 मैप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, जो बात मुझे शुभम ने बताई। अगर मैं वो मैप्स डाउनलोड करके आता तो मेरे अच्छे खासे पैसे आज बच जाते। एयरपोर्ट से बस लेके आया हूँ, जिसके लिए मैंने पे किए थे 1100 से 1200 रुपये, लेकिन अगर मैं मेट्रो से आता तो 200 या 300 रुपये में पहुँच जाता। लेकिन गूगल मैप शो नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि कोरिया के अंदर मेट्रो एयरपोर्ट से सिर्फ लेट चलती है, जो गूगल मैप मुझे जैसा शो कर रहा था। तो ये गलती आप मत करना। अगर आप सियोल के एयरपोर्ट पे आते हो तो यहाँ के लिए आप पहले ही 2 मैप हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। और कोरिया के अंदर वो भी काम नहीं करता यार, व्हाट्सएप भी लोग इतना यूज़ नहीं करते। यहाँ के लिए इनका एक अलग एप्लीकेशन है। एक है काकाओ मैप और दूसरा है नेवर मैप। काकाओ मैप और काकाओ टॉक यहाँ के लोग यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सएप बैन नहीं है यहाँ पर, लेकिन उतने चलन में नहीं है। तो ये है भाई कोरिया के अंदर मेरा पहला दिन। कोरिया के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज़ कोरियन, और यहाँ की जो करेंसी है, इकोनॉमी यहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ की करेंसी की हालत थोड़ी खस्ता है, वो मुझे समझ नहीं आती। जो करेंसी की वैल्यूएशन है वो थोड़ी ऊपर नीचे है। 1 इंडियन रुपी इज इक्वल्स टू 15 कोरियन वॉन। और थोड़ी देर पहले मैंने अभी बैंक से कैश भी विड्रॉ कर लिया था। यहाँ पर रेस्टोरेंट किधर होगा? एक्सक्यूज मी, यू नो वेयर आई कैन फाइंड रेस्टोरेंट फूड? there food eat okay gamsamida means thank you। भाई होलसेल मार्केट के बाहर आ रखा हूँ मैं। यहाँ पे वही जो अपने चीज़ें फ्राई करने वाला वो सब यहाँ पे दिख रहा है। और जो अभी तक जो गाड़ियाँ दिख रही है ना एयरपोर्ट पे भी मुझे यही लग रहा था, और यहाँ पे भी जब अभी बाहर निकला हूँ, किया और हुंडई। बाकी हुंडई क्रेटा वाले बड़े खुश होंगे यहाँ पे कि भाई साहब हमारी गाड़ी दिख रही है इधर। तो ये लीजिए, ये एक रेस्टोरेंट है, अभी अंदर जाके देखते हैं इनके पास क्या सीन है क्या नहीं। हेलो, ओह इट्स नॉट रेस्टोरेंट, ओके प्रिंटिंग, ओके भाई प्रिंटिंग प्रेस है, और मुझे लगा खाना मिल रहा है यहाँ पर। भाई धत तेरे के, कहाँ मिलेगा खाना? अन्य से फूड रेस्टोरेंट नो अन्य से बोलते हैं, मतलब हेलो को। आलसी सा दिन लग रहा है यार अभी तो मुझे यहाँ पे। तो किधर जाऊँ मैं? मैप के ऊपर सर्च करूँ या बिना मैप के सर्च? अरे एक मार्केट में आ गया हूँ। आई होप यहाँ पे मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए। अभी तक कोरिया खाना खा के नहीं देखा है मैंने अभी तक। मेरा पहला मील होने वाला है कोरिया के अंदर।
ज़्यादा फैंसी जगह तो नहीं लग रही है यार। आई होप अच्छा खाना मिल जाए। 사람 사는 유모차도 잘 안 나간대. इट्स ओपन 오케이. ओके। यार मेरे को यहाँ का खाना ही समझ नहीं आ रहा है, कहाँ घुसूँ कहाँ ना घुसूँ। मेरा खाने का मन है नूडल्स। एक रेस्टोरेंट में घुसा था लेकिन वहाँ पे मुझे वहाँ पे अंदर चलूँ क्या? एक तो अंग्रेज़ी कहीं पे दिख नहीं रही है। चाइना के अंदर है ना अंग्रेज़ी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन चाइना के अंदर सबसे अच्छी बात क्या थी खाने के मामले में कि वहाँ पे ना हर चीज़ की आपको फ़ोटो मिल जाती थी, क्योंकि आपको पता चलता था कि आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे चिकन, लेकिन यहाँ पे ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या खाना है मुझे। अरे हाँ, खाने वाली जगह तो आ गई है। ठीक ठाक जो रेस्टोरेंट है वो दिखने लग गए हैं मेरे को, लेकिन अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे खाना क्या है। ये थोड़े बहुत जो कोरियन ड्रामा देखे हुए ना वो सब मेरे को याद आ रहे हैं। कहाँ जाऊँ भाई? इसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, लग तो ठीक रहा है, बाकी अब नहीं बंद है ये। और ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। यहाँ फ़िश ही है क्या? नहीं, फ़िश नहीं खानी भाई मुझे। फ़िश, वापस से फ़िश। यहाँ पे ड्राई फ़िश का कुछ ज़्यादा ही चलन लग रहा है यार, हर कोई ड्राई फ़िश खा रहा है। पोर्क का भी अच्छा खासा चलन है। सामने जो आपको दिख रहा है ये पोर्क के हैं। अभी यहाँ पे कुछ एंटी दिख रही है, इनसे पूछना है। 안녕하세요. 네네. 혹시 있어요? 있어요. 안녕하세요. 네, 어서 오세요. 식사하시게요? 네, 있어요. 치킨? 네? 치킨. 치킨? 네. 치킨 없고 국수 있어요. 치킨. 달. 여기 지금 여기 왔어. Chicken noodles. 여기입니다. This? Which noodles you have? 안녕하세요. 국수 이거 드시겠다고? 그래 아까 국수라고 그랬어. 칼국. 그래. 또 바꿔서 칼국수. 칼국수. 네. 그다음 또 잔치국수 먹어야 돼. What kind of meat is it? 고기 아니고. 여기는 그런 거 없어. 고기는 없어요. 이 사람 나라는 고기가 여기 네? 딸기 있다. 오케이. 감사해요. Thank you. Close. Okay. भाई सारी दुकानें बंद हो रखी हैं। 감사합니다. पता नहीं भाई कहाँ मिलेगा। इन एनटीओ से पूछ रहा था, एनटीओ ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उस दूसरी दुकान में भी मुझे बंद मिला। कोरियन खाना जो अभी तक मुझे समझ आ रहा है, जो अभी मार्केट में आने के बाद, एक तो कोरियन खाने की जो स्मेल है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कोरियन खाने के साथ यूज टू होने में टाइम लग सकता है। किमची तो मुझे अच्छी लगती है, किमची तो मैंने खा रखी है, लेकिन अकेली किमची से काम नहीं चलेगा यार। हेलो, इट्स ओपन। भाई अभी यहाँ पे तो आया हूँ, अब देखता हूँ कि तो भाई अभी तक मेरे को यहाँ का कुछ खाना समझ आ नहीं रहा था। रैमेन मेरे को मिल नहीं रही थी, तो अभी यहाँ पे आके एक स्पाइसी पोर्क टाइप चीज़ ऑर्डर की है मैंने, और अब देखते हैं कि वो कैसी होती है कैसे नहीं। मेरा कोरिया का ये सबसे पहला खाने होने वाला है। पता नहीं यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार, या तो मेरे को अभी तक मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, ये कारण हो सकता है, लेकिन देखते हैं। अब किमची के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। किमची मैंने पहली बार दिल्ली में ट्राई की थी और मुझे उसमें बड़ी प्यारी लगी थी यार। तो देखते हैं कि कोरिया का मेरा सबसे पहला खाना कैसा होता है, और यहाँ के लोग उस चीज़ को ढंग से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, क्या है वो अब देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। तो भाई यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आ गई। ये है शायद किमची। कोरिया के अंदर फर्मेंटेड चीज़ें बहुत खाते हैं। मैंने अभी तक 2-3 रेस्टोरेंट में देखा है कि कोरिया के अंदर जो लोग हैं ना ये मेटल ये यूज़ करते हैं, मेटल चॉपस्टिक। चाइना के अंदर ज़्यादा वुडन चॉपस्टिक चलती हैं। ये देखो, ये है किमची। साउथ कोरिया की सबसे फेमस डिश यही मानी जाती है। रैमेन भी है, लेकिन रैमेन के ऊपर डिबेट है कि वो रैमेन जापान में भी खाते हैं। भाई मैं उधर से खाना वाना खा के आ गया और अभी बस वापस से मेरे हॉस्टल में जा रहा था। तो खाने का जो प्राइस था वो पड़ा मुझे लगभग 800 रुपये का। 800 रुपये में मेरा खाना है, जिसके अंदर चावल थे और वो जो चीज़ मैंने ऑर्डर कर रखी थी। कोरिया के खाने के साथ एडजस्ट होने में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और भाई इधर मार्केट में घूम रहा था, मार्केट में मुझे एक मस्त चीज़ दिखी। ये आप देख रहे हो सामने है भाई हिमालयन, वही बाइक जो मेरे पास और अपने इंडिया में अच्छी खासी बिकती है, रॉयल एनफील्ड वाली अपनी इंडियन बाइक यहाँ पे कोरिया में। पहले मुझे कोई इंडियन आ रखा होगा, फिर मैंने नंबर प्लेट चेक की, नंबर प्लेट भी भाई कोरियन ही है। तो कोरिया के अंदर अपनी इंडियन बाइक बिक रही है, मुझे काफ़ी सही लगा यार। मैं काफ़ी देर से इधर वेट कर रहा था कि जो इसका ओनर है वो भाई आ जाए, लेकिन आ ही नहीं रहा। आता तो मैं उस भाई से बात करता कि यार हमारी इंडियन बाइक कैसी लगी आपको, भाई
अब यार जब भी आप अपनी मेड इन इंडिया चीज़ बाहर देखते हो और खास करके जो चीज़ इंडिया में इतनी ज़्यादा क्रेजी लेवल पे चढ़ी हुई है वो जब आप दूसरी कंट्री में देखते हो तो आपको भी खुशी होती है ना। मैं वही पूछना चाहता था। अब जैसे कोई भी कोरियन इंडिया जाता होगा तो क्रेटा को देख के सोचता होगा कि भाई साहब ये इंडियन हमारी गाड़ी चला रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार मैं उस बंदे से बात करूँ, लेकिन हाँ यार मैंने अभी तक कोरिया के अंदर क्रेटा नहीं देखी है। बाकी सारी गाड़ी देख ली, मतलब कि टक्सन भी है यहाँ पे और बाकी चीज़ हैं, लेकिन क्रेटा नहीं दिख रही मुझे। क्रेटा सिर्फ और सिर्फ क्या इंडियन मार्केट के लिए बनाई है क्या उन्होंने? को रोड क्रॉस करता हूँ भाई। ये हुंडई वर्ना है क्या? हुंडई वर्ना शायद यहाँ पे टैक्सी में है। अभी बताता हूँ कौन सी वाली है। सोनाटा है भाई, हुंडई सोनाटा। लंबोर्गिनी, जापानीज लेक्सस। ये कौन सी है? किया मोटर की छोटकी सी। आ गया हूँ भाई वापस। हेलो हेलो। तो अगले मेरे 10 से भी 11 दिन होने वाले हैं। इन सभी दिनों में मैं कोरिया में हूँ। जो मेरी यूएसए की फ़्लाइट है वो है 10 तारीख को दोपहर के 12 बजे। 15 तारीख को आई थिंक मैं यूएसए पहुँच जाऊँगा। तो बस भाई अब अगले 10 से 11 दिन मैं कोरिया के अंदर ही घूमने वाला हूँ। अलग अलग जगह जाके एक्सप्लोर करूँगा। एक जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की डीमिलिटराइज जोन है जहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो सिपाही हैं वो एक जगह पर खड़े रहते हैं और आप टेक्निकली नॉर्थ कोरिया के अंदर थोड़ी देर के लिए जा सकते हो। वैसे अभी आई थिंक जो नॉर्थ कोरिया का टूरिज़्म है वो ओपन हो गया है, लेकिन वो शायद जो एप्लीकेशंस हैं उन्होंने अभी लेनी स्टार्ट कर दिए हैं। मेन जो टूरिज़्म स्टार्ट होगा वो मे बी आई थिंक दिसंबर और जनवरी में होने वाला है। अरे यहीं से तो गया था मैं। आई थिंक मैं गुम हो गया हूँ भाई, मैं शायद थोड़ा आगे हो गया हूँ। हाँ अरे कैसेट्स और सीडी भाई, कैसेट्स और सीडी कौन लेता है? मेरे हिसाब से काइंड ऑफ विंटेज टाइप का मार्केट है। अने ऐसे बाकी आप लोगों को पता होगा ना, अपने इंडिया में भी कोरिया से ना काफ़ी सेकेंड हैंड चीज़ें आती हैं, खास करके करोल बाग में। और ख़ास करके करोल बाग में ठंड के टाइम पर जो ठंडे कपड़े आते हैं ना वो सारे यूरोप के और कोरिया से ही आते हैं। ये मेरे को सेकेंड हैंड टाइप का मार्केट ही लग रहा है। यहाँ पे घड़ियाँ भी देखी हैं मैंने, 2,000 वॉन के अंदर आपको घड़ी मिल जाएगी। आप डिवाइड कर लेना, 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 15 वॉन। यहाँ पे पुराने कैमरा भी हैं। अन्य से हेलो। पता नहीं यार इनको खरीदता कौन है। तो बस यही है भाई, वापस से जो मेरा हॉस्टल है वहाँ पे पहुँच गया हूँ और अभी थोड़ी देर आराम करके फिर आज शाम के टाइम पे, क्योंकि आज सैटरडे नाइट है तो शनिवार की रात घूमने निकलूँगा मैं कोरिया के कैपिटल सियोल के अंदर। 1-2 घंटे आराम करके अभी सनसेट भी हो जाएगा थोड़ी देर में और फिर आप लोगों को यहाँ की नाइट लाइफ दिखाऊंगा। इस वीडियो का जो सफ़र है मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। स्टार्ट किया था मैंने हांगकॉन्ग से और भाई अभी भी मेरे को थोड़ी बहुत नींद आ रही है। 1-2 घंटे सो के फिर एकदम और अच्छे से फ्रेश हो जाऊँगा। वैसे एक बार तो नहा लिया हूँ मैं, लेकिन अभी थोड़ा सोना और बनता है। बाकी अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है कोरिया के अंदर कि कोरिया एज़ कम्पेयर टू जो अभी तक जिन कंट्रीज़ में मैं गया था थोड़ी महंगी कंट्रीज़ में आती है, क्योंकि अकोमोडेशन भी यहाँ पे जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पे आई एम पेइंग 2000 रुपीज़ पर नाइट। तो 2000 रुपये एक रात के लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कोई सबसे सस्ता, मतलब कि यूँ मान लीजिए वन ऑफ द चीपेस्ट हॉस्टल है। यहाँ पे जो बाकी हॉस्टल्स हैं वो भी कोई इतने सस्ते नहीं मिलेंगे आपको, लगभग 1700-1800 में मिल जाएंगे। लेकिन ये वाला हॉस्टल थोड़ा अच्छा था तो इसके लिए मैंने थोड़े एक्स्ट्रा पे कर दिए। बाकी जो अकोमोडेशन आपको इसी रेंज में मिलेगी और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन उतना एक्सपेंसिव भी नहीं। आज एयरपोर्ट से आते टाइम मैंने गलती कर दी थी क्योंकि मैं यूज़ कर रहा था गूगल मैप्स। अगर आप गूगल मैप्स यूज़ नहीं करोगे, अगर आप कोरिया का जो नेवर मैप है या फिर काकाओ मैप यूज़ करोगे तो आपको और अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग। गूगल मैप्स यहाँ पे उतने अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं। गूगल मैप्स को यहाँ की जो गवर्नमेंट है उतना प्रमोट भी नहीं करती है। तो बस यही है भाई। तो बस भाइयों, इस साल की मेरी कंट्री नंबर 8 के अंदर आपका स्वागत है और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।